Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the biodiversity and conservation. हमने 4 चैप्टर के आपको वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं और एक वीडियो में मैं 3 चैप्टर के आपको एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचेगा, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। डिफरेंट टाइप ऑफ जीन जो एग्जिस्ट करते हैं उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप के जो जीन्स होते हैं, स्पीसीज़ होते हैं, एग्जिस्टेंस उनका अलग अलग टाइप की जीन्स का एग्जिस्टेंस ही कहलाता क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसको आप ध्यान दे दीजिए। और बायोडाइवर्सिटी जो टर्म दी है एडवर्ड विल्सन ने द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। आप इसको देख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी के टाइप की बात करें तो बी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड सेकंड वन इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज। एनसीईआरटी की बुक आप लेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो पहला हमारा है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटी होते हैं, सिर्फ आपको नाम याद करना है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एनी वन स्पीसीज़ की रिचनेस होगी, जैसे बायोडाइवर्सिटी एट जीन लेवल पे केवल होगा, ठीक है, केवल जीन लेवल पे होगा। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में केवल जीन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी होगी, है ना, एक वन स्पीसीज लेवल पे। जेनेटिक आप इसको याद कर लें। इसके बाद जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बाद आता हमारा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में मोर देन वन स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे स्पीसीज लेवल पे कोई भी बायोडाइवर्सिटी हो, जैसे 2 हो या मोर देन 2 स्पीसीज हो, उसे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप के होते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जिसमें बायोडाइवर्सिटी एट जीन लेवल होता है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जिसमें मोर देन वन होता है, जैसे एट स्पीसीज लेवल 2 और मोर देन 2। एंड द थर्ड वन इज हमारा आ जाता है क्या, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होता है लेवल ऑफ इकोसिस्टम पे। लेवल ऑफ इकोसिस्टम से समझते हैं, जैसे डिजर्ट से हुआ, रेन से हुआ, फॉरेस्ट से हुआ, मैनग्रूव से हुआ, बहुत सारे एग्जांपल है। आप कोई भी 1-2 एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। तो हमने 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटीज़ को देखा कि फर्स्ट हमारा था जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड हमारा था स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड हमारा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्या हुआ कि जिसे IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बताया गया कि मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ एनिमल्स, मोर देन 1.5 ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट एग्जिस्ट। मतलब IUCN क्या है, IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना। आप यहाँ पे IUCN का फुल फॉर्म देख सकते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो हमने क्या देखा, 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटीज़ होते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज़। सो अकॉर्डिंग टू IUCN क्या होता, 2004 में एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें बताया कि 1.5 मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, अर्थ में। लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, NCERT में सब लिखा गया है दैट मोर देन 7 मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट करता है। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2004 में 1.5 मिलियन एनिमल और प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7 मिलियन प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। इन 7 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ तो एमंग इनवर्टिब्रेट्स में अगर मैं बात करूँ, इंसेक्ट जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट्स का है। वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस हुई, इसके बाद फिशेस का है, एंड देन प्लांट्स का है, एंड फंगाई का है। तो इतना हमने समझ लिया बायोडाइवर्सिटी में, बस आपको इतना जानना है। बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। एंड द सेकंड आपको टर्म बायोडाइवर्सिटी जानना है, एडवर्ड विल्सन ने दिया है। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। बात करें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तो चलिए देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। सो अगर गाइस मैं बात करूँ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें पहला मिलेगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आपको एक एग्जांपल याद करना है, कोलंबिया जो कि बहुत क्लोज है इक्वेटर के, और यहाँ पे 1400 स्पीसीज़ पाए जाते हैं बर्ड की। और न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 150 स्पीसीज़ पाई जाती हैं बर्ड की। एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आपको ये ध्यान दे देना है। और आपको देखना है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है। Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth. It is known as lungs of earth. lungs आप पूछ सकता है क्वेश्चन
कि लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में है एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ। सेकंड है हमारा स्पीसीज एरिया रिचनेस। स्पीसीज एरिया रिचनेस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि द मोर इज द एरिया द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज इज रिचनेस। मतलब कहने का क्या है कि जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे यहाँ पे एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीसीज रिचनेस के। जैसे एरिया को बढ़ाओगे तो स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ेगी। अब ऑफिस से बात है, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ने का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोडाइवर्सिटीज बढ़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज बढ़ रहे हैं, जीन्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या बताता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताता है कि एरिया को बढ़ाओगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा। इसको किसने बताया था, इसको अलेक्जेंडर ओम हम्बल्ट ने बताया था। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल ग्राफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल ग्राफ में जब हमने देखा तो डिफरेंट टाइप ऑफ अलेक्जेंडर ओम हम्बल्ट बिकॉज द फर्स्ट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज ग्रेटली विद द इंक्रीज इन एरिया। जब हम ग्राफ में देखते हैं इसको कि जब हम एरिया को बढ़ाते हैं, जैसे हम एरिया को इंक्रीज़ किए, है ना, तो एरिया को जब इंक्रीज, पहले तो बहुत तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी की इंक्रीज हुई, लेकिन फिर धीरे 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 करके नीचे अचानक गिर गई। क्या, इंक्रीज इन एरिया, बट लेटर ऑन as the area is increased species are repeated their number of species, है ना। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा स्पीसीज एरिया रिचनेस क्या है कि एरिया को बढ़ाओगे तो स्पीसीज भी बढ़ेंगे। अलेक्जेंडर ओम हम्बल्ट ने इतना बताया। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल ग्राफ पे प्लॉट किए तो यहाँ पे रिपीटेशन होने लगता है स्पीसीज का। जैसे एरिया तो बढ़ाइए, एरिया आपने बढ़ाया, तो एरिया जब बढ़ा तो इसका जो एक बार तो बहुत तेज़ी से स्पीसीज रिचनेस बढ़ी, इसके बाद फिर वही स्पीसीज रिपीट होने लगी। तो मतलब कि एरिया बढ़ाने से एक बार तो बढ़ता है, इसके बाद धीरे 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 डाउनफॉल हो जाता है। तो इसका अगर एरिया स्पीसीज रिचनेस का ग्राफ ड्रा करने को कह दे तो आप इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रा करेंगे। ओके, तो ये था एरिया स्पीसीज रिचनेस। अब मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज का, डाइवर्सिटीज़ का। तो डेविड टिलमैन्स थे, इन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट क्या था, अगर कोई पूछ ले लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम प्लान क्या था, तो था अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट एरिया हैविंग ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी हैज लेस चेंज इन बायोमास ईयर टू ईयर। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा समझिए। डेविड टिलमैन ने एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया इस एक्सपेरिमेंट में कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी बढ़ाओगे, लेस चेंज इन बायोमास, बायोमास में चेंज बहुत कम मिलेगा, ईयर टू ईयर चेंजेस जो है बहुत कम मिलेगा। बायोमास क्या है आप कहोगे, तो बायोमास टोटल रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, तो इसमें जो है चेंज जो है कम मिलेगा, ईयर टू ईयर आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो डेविड टिलमैन का जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम है एक्सपेरिमेंट, इसको आपको याद कर लेना है। आपने पीछे का अभी तक कुछ भी नहीं याद किया तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। बात करें रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस की, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको अब की बार पेपर में देखने को मिले थे, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी रिपीट हो सकता है। क्या है, रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस जो है पॉल इनरिच ने दिया था। इसमें क्या किए थे, रिवेट पॉपेट प्रॉपर हाइपोथेसिस जो दिए थे, उन्होंने बताया था ही कंपेयर्ड द एरोप्लेन एज ए इकोसिस्टम। उन्होंने एक एग्जांपल देके इकोसिस्टम को कंपेयर करके बताया था कि compared the aeroplane as ecosystem and rivets as species. In this hypothesis उन्होंने बताया था कि existence of some species matter करता है and some species do not matter. रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस पाउल इनरिच ने दिया था। उन्होंने इकोसिस्टम को किससे कंपेयर किया था, एरोप्लेन से कंपेयर किया था। और इस हाइपोथेसिस में जो पाउल इनरिच ने थे, इन्होंने बताया था कि कुछ स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस मैटर करता है और कुछ स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन है तो एरोप्लेन की बहुत सारे पार्ट्स जो है बहुत मैटर करते हैं, लेकिन सीट वगैरह उतना मैटर नहीं करते उसको उड़ान भरने के लिए। जैसे एज अ रिवेट्स टू सीट डू नॉट मैटर और डिस्टर्ब द प्लेन। अगर मैं प्लेन की सीट को निकाल दूं तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी तरीके से इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन बहुत उन्हें की स्टोन स्पीसीज़ कहा जाता है। तो स्टोन स्पीसीज़ क्या है, जो ऐसे स्पीसीज़ जो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन्हें स्टोन स्पीसीज़ कहा जाता है। इनका एक्सटेंशन मतलब इनको ख़त्म कर देना, मतलब इकोसिस्टम को बहुत बड़ी हानि कराना है ना। जैसे एग्जाम्पल है प्लेन का, अगर प्लेन का जो विंग्स है ना, प्लेन के विंग्स मतलब निकाल दो तब प्लेन को फ्लाई करो तो प्लेन फ्लाई होगा, तो प्लेन कांट फ्लाई।
प्लेन फ्लाई नहीं होगा। उसी तरीके से बहुत सारी स्पीसीज़ हैं हमारी इकोसिस्टम में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। तो यही रिबर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस था कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ मैटर करते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ एक्सटेंस हो जाएं फिर भी नहीं मैटर करते, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जिनको स्टोन स्पीसीज़ कहा जाता है, वो बहुत मैटर करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो इसको रिबर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस आपको अच्छे से कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में आपको कितना करना है, ठीक है। ये सब आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अब मैं बात करूँ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको भी आप ध्यान ले लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड्स टू, बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो स्पीसीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। एक क्या कारण हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, तो आप ये याद कर लीजिए। सम इकोसिस्टम हैज वेरिएशन सच एज इंक्रीज द डिजीज साइक्लोन पेस्ट साइकिल, है ना। अब इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो बहुत सारे अगर जैसे प्लांट्स ख़त्म हो गए, बहुत सारे प्लांट्स से औषधि बनती हैं, तो उससे डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा फैलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फूड डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज़ इन फूड एंड फॉडर में डिक्रीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं अगर बात करूँ तो कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का, तो बहुत सारे मतलब 4 मेजर कारण हैं, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जिसको मैं बता रहा हूँ उतना आपको ज़रूर करना है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के 4 कारण हैं। तो चलिए 4 कारण अगर मैं आपको बताऊँ तो चलते चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो पहला जो कॉज था हमारा बायोडाइवर्सिटी का था वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये जो 4 कारण थे, लॉस होने के 4 कारण थे बायोडाइवर्सिटी का। तो जो 4 कारण थे इनको चारों को एक साथ कहा जाता है ईविल क्वार्टेट। तो अगर पूछ ले वह एक नंबर में कि व्हाट इज़ ईविल क्वार्टेट, तो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज ऑल टुगेदर कॉल्ड ईविल क्वार्टेट, ठीक है। 4 कारणों से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो पहला हमारा जैसे हैबिटेट का लॉस हो जाना और फ्रेगमेंटेशन का लॉस हो जाना, जैसे क्या कहलाता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये हैबिटेट लॉस। जिस तरीके जैसे द हैबिटेट आर लॉस्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट को, जंगलों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, इसकी वजह से हमारा हैबिटेट का लॉस हो रहा है। जैसे जंगलों में जो लायंस रहते थे, ठीक है, इन सब का लॉस हो रहा है, टाइगर्स रहते थे, बहुत सारे जंगली जानवरों का लॉस हो रहा है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है, हैबिटेट का लॉस होना। मतलब क्या, जंगलों का लॉस्ट होना, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जंगल्स का। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको आप चाहे मत याद कीजिए। The tropical rainforest was 14% of Earth's land surface but now was 6% of Earth. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो था 14% था अर्थ लैंड का, लेकिन अब जाके 6% ही बचा है। तो मतलब क्या है, मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे हैबिटेट का क्या हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है ना। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, इसको मैं आपको बता ही दिया था कि एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। हैबिटेट लॉस में जैसे रोड्स एक्सप्रेसवे पास किए जा रहे हैं थ्रू द फॉरेस्ट, डिस्टर्ब द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नए नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे, जंगलों को काट के नए नए घर बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, जो कि डिस्टर्ब करता है क्या, फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिससे फॉरेस्ट की जो हैबिटेट लॉस होती हैं, ये पहला कारण है बायोडाइवर्सिटी का। अब जाहिर सी बात है, रोड बनाने के लिए अगर फॉरेस्ट को कटिंग की जा रही है तो वहाँ पे हैबिटेट का लॉस हो ही रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में मेजर रोल प्ले करता है। तो पहला कारण क्या है, हैबिटेट लॉस है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि रोड एंड एक्सप्रेस भी पास किए जाते हैं फॉरेस्ट से, जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो पहला था हमारा हैबिटेट लॉस और दूसरा था हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की अगर मैं बात करूँ तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपको क्या बताता है, सम ऑफ द स्पीसीज एक्सप्लॉयटेड एंड हैंस बिकेम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो गए हैं, है ना, ओवर एक्सप्लॉइट हो गए, इनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ख़त्म ही हो गए हैं। जैसे कि पैसेंजर पीजन, आप एग्जांपल ये याद कर लीजिए, पैसेंजर पीजन देवर ओवर एक्सप्लॉयटेड हो गए, ह्यूमंस के द्वारा इतना एक्सप्लॉयट किया दिया कि पैसेंजर पीजन अब एक्सटिंक्ट ही नहीं करते, ख़त्म ही हो चुके हैं, है ना। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही मेजर रोल प्ले कर सकता है किसमें, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। तो पहला हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी में जो हैबिटेट लॉस है ये मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, मेजर रोल प्ले करता है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। दूसरा हमने देखा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं, जैसे स्टेलर सी काऊ है, पैसेंजर पीजन्स हैं, इनको ह्यूमंस के द्वारा इतना एक्सप्लॉयट कर दिया गया है कि ये ख़त्म ही हो चुके हैं, बिकम एक्सटेंस, ठीक है। तो आप इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन में एक एग्जाम्पल याद करेंगे, स्टेलर सी काऊ, और अगर आप दूसरा एग्जाम्पल भी याद कर पाते हैं तो और भी अच्छा है, पैसेंजर पीजन, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स
ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा इतना एक्सप्लॉइट कर दिए गए कि ये ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तीसरा कारण क्या है कि एलियन स्पीसीज़ का इन्वेंशन हो जाना। ठीक है, एलियन स्पीसीज़ मतलब क्या है, नए नए स्पीसीज़ का इन्वेंशन हो जाना हमारे इकोसिस्टम में। जैसे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन जीन इन एलियन स्पीसीज समटाइम इफेक्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को एलियन स्पीसीज भी इफेक्ट करते हैं। कैसे, अगर मैं बात समझाऊं आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 4 टाइप था हमारा, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन एंड फोर्थ है हमारा को एक्सटेंशन। 2 हमने अच्छे से समझ लिया, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, आपको रट के जाना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, इस पे क्वेश्चन भी पूछा था, एलियन स्पीसीज को इन्वेंशन क्या है, तो नाइल पर्च। अब की बार ही सीबीएसई में पूछा था नाइल पर्च ये क्या है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेंशन में आप एग्जाम्पल याद करेंगे कि जैसे एक फिश है नाइल पर्च, इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में एक फ़िश है नाइल पर्च नाम की एक फ़िश है, इसको लेक विक्टोरिया में डाल दिया जाए, देन मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिश बिकेम एक्सटिंक्ट। कहने का मतलब क्या है कि एलियन स्पीसीज़ के इन्वेंशन से भी कि जो बहुत सारे इकोसिस्टम में लॉस होता है। जैसे कि अगर हम नाइल पर्च नाम की एक फ़िश होती है, उसको हम विक्टोरिया नाम के लेक में डाल देते हैं, तो वहाँ पे चिचिल्ड फिश पाई जाती हैं और ये एक्सटिंक्ट कर देता है फ़िश को, धीरे धीरे ख़त्म कर देता है फिश को। ठीक है, एलियन स्पीसीज़ में हमने नाइल पर्च को आपको याद कर लेना है। और जैसे हम देखें इन द सेम में वीड लाइक पैरेंथीनियम लंटाना अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। ठीक है, और इसको आप चाहे तो नहीं याद कर सकते हैं। तो 3 हमने देख लिया, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। चौथा हमारा है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन क्या है, चलिए हम चलते समझा देते हैं। को एक्सटेंशन, सो इफ वी टॉक अबाउट द को एक्सटेंशन, हमने कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 3 चीज़ें देख ली, हैबिटेट लॉस, सेकंड वन इज हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड थर्ड वन इज हमारा एलियन स्पीसीज का इन्वेंशन करा दिया जाए, तब भी हमारा बायोडाइवर्सिटी में 3 कारण हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। चौथा कारण है हमारा को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ वन स्पीसीज लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ डिपेंडेंट स्पीसीज। मतलब क्या है, को एक्सटेंशन मतलब कोई एक स्पीसीज है, जैसे कोई एक स्पीसीज है वो किसी दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड है, अब यही स्पीसीज खत्म हो गया तब ये भी तो खत्म हो जाएगा ना। तो को एक्सटेंशन, एक स्पीसीज का खत्म हो जाना दूसरी स्पीसीज को अपने आप ही एक्सटेंड कर देता है, खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ को एक्सटेंशन की, तो है ना, होस्ट फिश बिकेम एक्सटेंस, इस पैरासाइट आल्सो बिकेम एक्सटेंस। जैसे होस्ट फिशेस हैं, इनको आप खत्म कर दीजिए तो होस्ट फिशेस के जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल आप ये याद कर लीजिए को एक्सटेंशन का, इतना इनफ है। को एक्सटेंशन में आपको क्या याद करना है कि मतलब एक स्पीसीज़ जो डिपेंड होते हैं दूसरी स्पीसीज़ में, एक स्पीसीज़ अगर खत्म हो रहा है तो जो दूसरा स्पीसीज़ उस पर डिपेंड है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसे कहते हैं को एक्सटेंशन। जैसे होस्ट फिश है, इसको खत्म कर दीजिए तो पैरासाइट जो है ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को हमने जान लिया कि बायोडाइवर्सिटी के 3 कारण हैं, 3 टाइप होते हैं, है ना, 3 टाइप, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हमने इसके कारण को भी समझ लिया, पैटर्न को भी समझ लिया। कारण क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी होता क्यों है, तो बायोडाइवर्सिटी का कारण यही है कि 4 कारणों से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी को लॉस को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अब चलिए हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमारे 3 टाइप हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड इज इथिकल वैल्यूज़। नैरोली की बात करें कि जैसे जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जैसे द डायरेक्ट बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स, जिससे हम डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, जैसे फूड है, जैसे फूड है, फ्रूट्स है, प्लांट्स से हमें फ्रूट मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, तो ये सब डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, इससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे इसे बोला जाएगा नैरोली यूटिलिटेरियंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा पल्स हुआ, इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है तो इसको हम बचा के रखेंगे, है ना। फाइबर है, फाइबर से हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इससे हम इसको बचा के रखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पहला हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आप देख सकते हैं द इनडायरेक्ट बेनिफिट, जैसे बहुत सारे बेनिफिट हमको इनडायरेक्ट रूप से हमारे इकोसिस्टम से मिल रहे हैं। जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट है जो कि 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ का, तो अमेजॉन फॉरेस्ट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रही है ना, ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग्स को एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रही है, इसे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर में रखा गया है। जैसे पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में क्या होता है, एक बीज जो होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेशन कराती है, तो इससे जो फ्लावर का जो फ्लावर है, फ्लावर वो मेंटेन रहता है
है ना, फ्लावर आगे अपने आप को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, पॉलिनेशन है, फ्लावर को इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। इसके तरीके से भी हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व है। तो पहला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जैसे पहला हमारा नॉर्मली यूटिलिटेरियन, सेकंड हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, थर्ड इज हमारा इथिकल वैल्यूज़ क्या है। इथिकल वैल्यूज़ में जैसे हिंदुइज्म में बहुत सारे प्लांट्स को, जैसे गाय को, पीपल को, तुलसी प्लांट्स को, इसको पूजनीय माना गया है ना। सम ऑफ द फॉरेस्ट जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटेक्ट किया गया है और रिलीजियस वैल्यू के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता था। पीपल का पेड़ क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको रिलीजियस वैल्यू दी गई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि पीपल बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है ना, इसलिए इसको इथिकल वैल्यूज़ में रख के इसको बचाया जाता है। क्या किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व किया जाता है। जब किसी रिलीजन का नाम दे दिया जाता है तो इसको कंजर्व करके रखा ही जाता है। काऊ है, गाय को माता के रूप में देखा जाता है हिंदुइज्म में। क्यों देखा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं, इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, इनके मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे दूध हो, गोबर हो, सब उपयोगी होता है, इसलिए इसको पूजनीय माना गया है। तुलसी प्लांट हो, इससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। तो कुछ भी चीज़ें जो इथिकल वैल्यूज़ में रखी गई ऐसे नहीं रखी गई, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए रखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 3 था हमारा नरेवली, ब्रॉडली एंड इथिकल वैल्यूज़, जिसके द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, ये सब तो तीनों कंजर्वेशन हैं, इनकी वजह से हम क्यों करते हैं ये हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम क्यों करते हैं। भाई हमारा डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, और एक हमारा रिलीजियस वैल्यू तो है ही। तो इस तीनों की वजह से हम तो करते हैं, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आपको 2 चीज़ें हैं, इन सेतु कंजर्वेशन एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। इफ वी टॉक अबाउट इन सेतु कंजर्वेशन, इन सेतु कंजर्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिट, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाए, उसे इन सेतु कंजर्वेशन कहा जाता है। तो इसको आप सिर्फ इतना याद कर लें, इसको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड पार्टिकुलर एरिया दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर, उसको एंडेमिज्म कहा जाता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक एरिया है, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है पाया जा रहा है, ये ऑर्गेनिज्म यहीं पाया जाएगा और कहीं पर भी नहीं पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिज्म कहेंगे। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पाया जाए किसी एक पार्टिकुलर एरिया में और वो कहीं नहीं पाया जाए, उसे बोलेंगे एंडेमिज्म। ओके, तो इन सेतु कंजर्वेशन में जैसे कीवी जो है, कीवी सिर्फ और सिर्फ नाइदरलैंड में पाया जाता है। कंगारू है, कंगारू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने ऑर्गेनिज जो हैं जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे एंडेमिज्म कहा जाता है। तो इन सेतु कंजर्वेशन में यही है, हम कंजर्वेशन करें उनकी ऑर्गेनिजम्स को, उनको उन्हीं के हैबिटेट में, उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करें। अब कीवी को, नाइदरलैंड में कीवी है, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, कंगारू को लाके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ले आओ तो कंगारू उत्तर प्रदेश में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो उनके उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में ही क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसे इन सेतु कंजर्वेशन कहा जाता है। बात करें एक्स सेतु कंजर्वेशन की, तो एक्स सेतु कंजर्वेशन हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पीसीज सेटिंग। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, इन सेतु में हम उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते थे, अब हम इसको वहाँ से नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व ना करके जूलॉजिकल पार्क्स में कंजर्व करेंगे, बॉटनिकल गार्डन्स में कंजर्व करेंगे, वाइल्ड लाइफ सफारीज में कंजर्व करेंगे। जैसे जूलॉजिकल पार्क्स बने हैं, ठीक है, बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो एक जू गार्डन्स ये सब बनाया जाएगा, बॉटनिकल गार्डन्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सेतु कंजर्वेशन। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का भी कंजर्वेशन किया जाए, सीड का कंजर्वेशन किया जाए, डिफरेंट जेनेटिक्स प्लांट को, और लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है बॉटनिकल गार्डन्स में, जूलॉजिकल पार्क्स में, तो उसे एक सेतु कंजर्वेशन कहा जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे हाउ बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व, तो बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व बाय 2 प्रोसेस, 2 टाइप्स। द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी
इज द टू प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज हमारा इन सितु कंजर्वेशन, द सेकंड वन इज हमारा एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, कंजर्वेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन करते हैं हम ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, उनके नेचुरल हैबिटेट्स से निकाल के अपने खुद की हैबिटेट्स में, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स हुआ, बोटोनिकल गार्डन्स हुए, वाइल्ड लाइफ सफारी हुआ। इन सेतु आपका तैयार है, एक्स सेतु आपका आराम से तैयार हो जाएगा। इन सेतु एक्स सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जरूर जाएंगे। तो वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको रीड आउट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको इसमें बता दूँ। तो इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको ये याद कर लेना है स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप क्या है कि एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज़ बढ़ेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि एक बार तो एरिया बढ़ाने पे स्पीसीज़ बढ़ते हैं लेकिन ग्रेटली डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, आपको डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पता होना चाहिए और रेबिट प्रॉफिट हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए। इतना पता होने के बाद आपको बायोडाइवर्सिटी का जो कारण है, इन चारों कारण आपको पता होना चाहिए, जो हैबिटेट लॉस है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, एंड थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेशन है। इन सबको आपको पता होना चाहिए एंड को एक्सटेंशन को भी आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों कंजर्व कर सकते हैं, क्यों कंजर्व करते हैं, तो 3 कारण हम बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करते हैं, एक नरेवली, एक ब्रॉडली, एक इथेरिकल, इसको आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये दोनों एग्जाम्पल के साथ इन सेतु एंड एक्स सेतु पता होना चाहिए। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और बायोलॉजी में चैप्टर आपको और बचा है, सिंपल सा 1 चैप्टर आपका और एक लेफ्ट है, वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी कवर अप करा दूंगा जल्द ही। ओके, सो दैट द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.